ठीक है, चलो हाँ ओके. इट इज बेस्ड ऑन 3 फैक्ट्स और 3 थियरीज एंड दे आर डी ब्रॉगलीज ड्युअलिटी, जो उन्होंने ड्युअलिटी थियरी दी थी कि जो भी मैटर्स होते हैं उनके दो नेचर्स होते हैं, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, है ना. एंड उन्होंने ये भी बोला था कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h upon p, right? Lambda is equals to h upon p, and p is momentum, and momentum is a characteristic of what? Momentum is a characteristic of particle, while wavelength is a characteristic of a wave. तो वहीं से पता चलता है कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये समझाया था, ठीक है ओके. उसके बाद नेक्स्ट थियरी आई थी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना. हाइजेनबर्ग करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि हम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते. अगर मोमेंटम निकालेंगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी और वाइस वर्सा, राइट. तो दोनों जब साथ में निकालने जाते हैं तो दोनों में अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है. इसीलिए उनका इक्वेशन भी वैसा ही है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू h upon 4 पाई, ठीक है. मैंने एक करेक्शन भी बोला था आप लोगों को, आई होप आपने किया होगा कि यहाँ पर m आएगा, है ना. v वाला इक्वेशन है, वहां पर m आएगा, वो बताया था मैंने. इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है. हाँ न्यूमेरिकल थोड़े आते हैं इसको लेके, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, बट वो अभी इस लेवल पे आपको समझ में आने वाले नहीं है, ठीक है. तो फिलहाल आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए. एज पर दी कॉलेज एग्जाम्स और बोर्ड्स एग्जाम्स, मतलब 11th के एग्जाम के मुताबिक कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला इसमें से. एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आ सकता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. उसके लिए बहुत सारी बेसिक्स आनी चाहिए अभी तक, ठीक है ओके. उसके बाद स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन मैंने आपको बताया था. स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है ना, ये वाला है, आपको यही याद रखना, एग्जाम में आ सकता है. हैमिल्टनियन साई इज इक्वल्स टू ई साई, ठीक है. हैमिल्टनियन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है. ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है और कुछ नहीं. जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ये ग्रीक लेटर्स है. वैसे तो ग्रीक लेटर्स या जो भी है, वैसे ये भी एक तरह का आप समझ सकते हो, इट्स एन ऑपरेटर, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हो. और ई क्या है? एनर्जी है. साई क्या है? वेव फंक्शन. साई क्या है? वेव फंक्शन है. क्या डिनोट करता है ये क्या डिनोट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में जब घूम रहा है, सिंस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है. वहां पर इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर शो करेगा? वेव नेचर. अगर कोई भी वेव नेचर शो करेगा तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड होगा. उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये साई बताता है, ठीक है. साई इज अ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. यार ये चेंज हो गया, ये प्रॉब्लम है, नीचे टच हो जाता है ना. चलो ठीक है, हाँ. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, वैसे कोई खास यूज में आता नहीं है ना. इस इंपॉर्टेंट क्या है? साई स्क्वायर है. साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है ना. तो साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी साई स्क्वायर मैक्सिमम आता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी. बिकॉज साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बताता है. तो आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है. तो प्लीज अभी के लिए याद रखो, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखो, आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वो क्या है. सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? ऑर्बिटल्स में, ठीक है. साई स्क्वायर की वैल्यू ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम होती है. और प्लीज ध्यान रखो, मैं साई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ना कि साई की. ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. साई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ओके. वही अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पर है जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी? बहुत लॉजिकल है, न्यूक्लियस में, है ना. क्योंकि न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी एकदम मिनिमम होती है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा जहां पर है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स. सिमिलरली जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी एकदम मिनिमम होती है या जीरो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड. दैट इज नोन एज नोड.
दैट इज नोन एज नोड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो ध्यान रखना है अभी, ठीक है। इतना बताया था मैंने आप लोगों को, इतना क्लियर है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से हमें कितने क्वांटम नंबर्स मिले थे, हमें कितने क्वांटम नंबर मिले, 3, है ना। कौन सा नहीं मिला, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, क्वांटम नंबर्स कुछ नंबर्स ही होते हैं, नाम ही लिखा हुआ नंबर्स है, ये कुछ नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। समझ में आया क्या बोला मैंने, इतना सबको क्लियर है। नंदिनी आपको कुछ पूछना है, आपका रेज हैंड दिखा रहा है, ये किसी और का भी दिखा रहा था, गायब हो गया अभी, आई थिंक बाय मिस्टेक होगा। ओके ओके, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, सब जो भी मैंने बताया ये आपको याद रखना है, ठीक है, फैक्ट्स है। ओके, ये सब तो हो गया। हाँ, अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप कोई एब्सेंट नहीं है, और अगर है तो उनको स्पेशली आप बोल देना कि ये वाला लेक्चर देखें, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है ये, आपको बेसिक से आपके लिए सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स टॉपिक। अभी सुनो अच्छे से, पहले मैं कुछ बेसिक्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इस बुक्स में देखेंगे क्या लिखा है, क्योंकि इसमें सब ऊपर नीचे लिखा रहता है और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। अब सुनो पहले, एटम आप सबने पढ़ा बचपन से, मैं आपको बताता हूँ एटम के अंदर क्या होता है, शेल्स। एटम के अंदर होते हैं शेल्स, जो आप पढ़ते हो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो होते हैं, जो बचपन से पढ़ रहे हो आप, वो शेल्स है, ठीक है। अभी आपको प्रिसाइजली याद रखना है कि कौन क्या है, दे आर नोन एज शेल्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल, जो हमने कभी देखे नहीं डायग्रामेटिकली, ठीक है। मैं स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा हूँ। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, और सब शेल के अंदर, सब शेल्स के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, एटम, एटम के अंदर शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। पहले अपने दिमाग में इतना फिट बिठा दो आप कि एटम जो होते हैं उसके अंदर शेल्स होते हैं, हमने स्कूल से पढ़ रखा है, दैट इज, वो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, शेल्स होते हैं। उसके बाद शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। इतना पहले सबके दिमाग में बैठा क्या, क्या होता है मैं सब समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इतना पहले आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब टॉपिक क्या हमारा, क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको बता दिया क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स कुछ नंबर्स ही है, वो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है एटम के अंदर। ये एटम है, तो ये एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, ओके। उसके बाद हमें कितने क्वांटम नंबर्स है टोटल, तो 4, उनके नाम भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए और याद करोगे आप। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, हालांकि हमने पहले भी नाम सुने, आया था इसके पहले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से। पहले पूरा टॉपिक सुनना अच्छे से, आप आज कितना कवर होता है देखते हैं, आज का पूरा होगा नहीं, बट जितना भी होगा, तो पहले पूरा टॉपिक सुनो, उसके बाद मुझे डाउट्स बताना कि सर ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आया, ऐसा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। नेक्स्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर,
उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको डिनोट किया जाता है एम से। आपकी बुक में एम और सबस्क्रिप्ट में एल लिखा हुआ है, एम एल से। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है एम और सबस्क्रिप्ट में एस से। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स है, ठीक है। इन चारों क्वांटम नंबर से आपको लोकेशन पता चलेगी। अगर आपको कोई पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज लोकेशन चाहिए तो मिनिमम कितने क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए? चारों क्वांटम नंबर्स। अगर आपको चारों क्वांटम नंबर पता है तो ही आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, धीरे धीरे आपको और आइडिया आएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद इतना समझ में आया होगा। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज स्मॉल एन से, वो ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के नंबर्स क्या है? नंबर्स क्या है ना, क्वांटम नंबर है ना वो एक, तो उसके नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं। मतलब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, के एल एम एन एंड सो ऑन। तो फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? आंसर इज शेल्स। शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 2 है, n लिखते ही समझ जाओ n मतलब अभी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिख लूं n इज इक्वल्स टू 4 तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको कि वो लोग फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना आपको पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और किसके बारे में आइडिया देते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ द शेल के बारे में बताता है। लॉजिक है, आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं n इज इक्वल्स टू 1 और अगर मैं आपको, अच्छा यही देख लो, यही दो देख लो, एक ये है और एक ये है, आपको क्या लगता है किसकी साइज बड़ी होगी? किसकी साइज बड़ी होगी? कौन से शेल की साइज बड़ी होगी, 2 या 4? लॉजिकल है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे शेल्स के नंबर बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो एटम की साइज बढ़ती है ना। तो बहुत ही लॉजिकल है कि अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 लिखूं आपके सामने और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 लिखूं, तो ऑब्वियसली आपको उस नंबर से ये भी पता चल जाता है कि साइज क्या होगी। हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि 2 वाला बड़ा होगा या 4 वाला। बहुत लॉजिकल है, 4 वाला बड़ा होगा। तो हमेशा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एक तो क्या बताता है? शेल के बारे में। क्या बताता है? शेल के बारे में, ठीक है, शेल्स के बारे में बताएगा। दूसरा हमें वो क्या बताने वाला है? साइज के बारे में। साइज के बारे में बताएगा, शेल्स और साइज के बारे में बताएगा, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। उनके सिंबल्स क्या हो सकते हैं? के एल एम एन, वो सब हो सकते हैं। ओके, इतना आपको पहले समझना है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। और सुनो, क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसका कोई फॉर्मूला है क्या? यस, है। क्या फॉर्मूला है? 2n²। 2n², ठीक है। वो आपको पूछ सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ध्यान से मेरी एक बात को सुनना, क्योंकि ये सारा सुनने के बाद इन सारे की एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं। कंसेप्चुअल है, ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो वो लोग पूछेंगे कि इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, then then the number of electron occupied by a particular shell
is given by, then the number of electron occupied, then the number of electron occupied by a particular shell is given by 2n square and I can prove it. देखो कैसे, आप सबने बचपन से पढ़ा होगा ऐसा कॉम्बिनेशन 2, 8, 18, 32, वो कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हो। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है 2, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2n स्क्वायर था राइट, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 is 2, n is equals to, अभी सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पता करना है, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते भी है सेकेंड शेल में। सिमिलरली देखो सारा एकदम कितना प्रिसाइजली जाने वाला, आपको मजा भी आएगा तो आप ध्यान से सुनोगे, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे देखना, ठीक है। उसके बाद 3, ठीक है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं वापस बोल रहा हूँ थर्ड शेल, अच्छे से स्ट्रेस दे रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, शेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे सब शेल भी आएगा, ठीक है। तो थर्ड शेल 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 होता भी है। तो ये सारी कहानी जो अभी मैंने बताई, ये सब की सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में थी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो किससे रिलेटेड बता रहा था, शेल के बारे में। अभी तक हम सब शेल और ऑर्बिटल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला इतना बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके अब एक चीज और है यहाँ पर जो अब भी समझाऊंगा ना तो इतना समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है मैं अभी समझा देता हूँ। बट इसकी क्लैरिटी या इसका जो जस्टिफिकेशन है, इसको प्रूव करना, वो आपको मैं अभी कर दूंगा, बट आपको समझ में अभी नहीं आने वाला है। वो मैं आपको जब जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा ना तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला, ये कॉलम देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल सिंबल, अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, एंड साइज ऑफ द शेल। पहला आपको पहला कॉलम समझ में आ जाएगा, दूसरा कॉलम समझ में आ जाएगा और फोर्थ कॉलम समझ में आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो वो है थर्ड कॉलम, और वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड डोंट वरी, अभी के ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा तब समझ में आएगा। ओके पहला आपको ऑब्वियसली पहला वाला कॉलम समझ में आ गया होगा, दैट इज एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, सिंबल वाइज के एल एम एन, और साइज जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बढ़ने वाली है। अब अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं पे भी शायद देखा हो तो जरूर आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, ऐसे ऑर्बिटल देखे क्या, ऐसे ऑर्बिटल देखे अभी तक किसी ने, इतना केमिस्ट्री पढ़ा कहीं ऐसा ऑर्बिटल्स किसी ने भी देखा है? नहीं देखा तो भी चलेगा, बताओ फटाफट। नहीं, ओके नहीं देखा है, कोई बात नहीं, सुनो फिर अभी सिर्फ अच्छे से। ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले शेल्स है, शेल्स के अंदर सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, तो ये डायरेक्ट ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। अब क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनो। सब शेल के बारे में भी मैंने बताया नहीं और डायरेक्ट ऑर्बिटल पे जंप कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉक्स में दिया हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट आइडिया मैं आपको आगे दूंगा, अभी के लिए सिर्फ सुनो। क्या होता है ना, एक ऑर्बिटल, हमेशा ध्यान रखो मैं जो बोल रहा है हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनो। एक ऑर्बिटल में वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमेशा याद रखना 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2। जैसे ये आपको ऑर्बिटल दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये ऑर्बिटल नहीं है, ये सबशेल है, ठीक है। ऑर्बिटल ये एक को बोलते हैं, देखो ये एक दिख रहा है तो दिस इज ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, तो ये एक एक ऑर्बिटल है। इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, एक एरो ऊपर की तरफ है तो दूसरा ऐसे नीचे की तरफ, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। क्यों 2 होते हैं? सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेक्चर अच्छे से अटेंड करना, अगला लेक्चर, ठीक है। आई होप अगले लेक्चर तक सब समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होता है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है n²। अभी के लिए इतना याद रखो, ऑर्बिटल्स पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n²। तो अगर आपको मैंने बोला है कि n की वैल्यू 1 है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? k शेल की बात कर रहा हूँ, राइट? k शेल की बात कर रहा हूँ। और आप सब ने बचपन से पढ़ा है कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा? एक ही ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितना है? एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि इट इज गिवन बाय n²। तो आप अभी ध्यान से रिलेट करो, k शेल की बात कर रहा हूँ, k शेल के अंदर ऑर्बिटल कितना है? एक। और एक ऑर्बिटल में अभी मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि k के अंदर एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। प्रूव हो गया। ऑर्बिटल कितना है? एक। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, l की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल्स टू 2 है, अगर आपको अभी नहीं भी समझना है, डोंट वरी, आपको मैं 101% श्योरिटी देता हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी अचानक से आया इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं k शेल की बात कर रहा हूँ। आप सब ने पढ़ा है कि k शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अभी प्रूव भी हुआ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अब अगर इसका फॉर्मूला लगा है n², तो n² के हिसाब से कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 4, है ना? क्योंकि l के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करते हैं? n², 2 का स्क्वायर 4। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं l के अंदर? 4। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। सिमिलरली आगे जाओ, थर्ड वाला, थर्ड के अंदर 3 का स्क्वायर 9। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर? 18। है भी पैसा। तो अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझा, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फंडा आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो इतना आपको पहले समझ में आना चाहिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक क्वांटम नंबर के दुनिया भर के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ओके। देखते हैं इसके बारे में। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। मैं स्मॉल एल ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको लगेगा कैपिटल लेटर है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा लिखा है, स्मॉल एल है वो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन पूछते हैं कि एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे एन की वैल्यू तो एकदम सिंपल थी, एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3, एकदम ईजी है। वैसे एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक फॉर्मूला है एल की वैल्यू निकालने का। एल फॉर्मूला है माइनस एन टू प्लस एन, नहीं सॉरी, माइनस एन टू प्लस एन लग, हाँ, फॉर्मूला है 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला है किसके लिए? l के लिए, मतलब l का नंबर निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए हम ट्राई करते, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल से आएगी। एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब जीरो मतलब हम बचपन से क्या पढ़ते हैं, जीरो मतलब कुछ नहीं। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज को हम काउंट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास नंबर आ जाए 0 और 1, तो इसका मतलब है कितने नंबर्स है? नंबर्स कितने? 2। तो सबसे 0 भी काउंट है, आपको आइडिया नहीं। 0 मतलब ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं है, 0 को भी काउंट किया जाता है एज अ नंबर, ठीक, ओके। अब देखो क्या है, समझो आपके पास मैंने दिया है n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू निकालनी है।
पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, जैसे एन आपको किसके बारे में आइडिया दे रहा था, शेल्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा था, शेल्स के बारे में। बता रहा था साइज के बारे में, कि उस पर्टिकुलर शेल की साइज क्या होगी वो भी हमें पता चल सकती है, उससे नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही अजीमुथल क्वांटम नंबर या स्मॉल एल आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है किसके बारे में, सब शेल के बारे में, कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सब शेल है। मेरी बातें एक एक ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सब शेल है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, एल। उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, एल। और बड़ी ध्यान से सुनना अभी वापस समझो। आपके पास है n इज इक्वल्स टू 1, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल की, है ना। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने सब शेल है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, L इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू n की वैल्यू क्या है, 1, 1 माइनस 1 0। तो 0 टू 0 यानी सिर्फ कितना, L की वैल्यू कितनी आई, L इज इक्वल्स टू 0। L इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी सब शेल नहीं है। मैंने आपको बोला था 0 को आपको कंसिडर करना है एज अ नंबर, एज अ नंबर। जैसे नॉर्मली नंबर्स क्या होते हैं, 0 टू 9, 0 टू 9 बेसिक नंबर्स तो वही है। वैसे 0 एक आपको एक नंबर की तरह काउंट करना है। इसका मतलब है कि n इज इक्वल्स टू 1 अगर आता है, n इज इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल कितना है, एक ही सब शेल है। क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू आई। तो समझो वैल्यू ऐसी आ जाती है 0,1, इसका मतलब दो शेल है। 0,1,2 सबशेल है। 0,1,2,3 चार सबशेल है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, एक। एक यानी सिर्फ 0 आया। 0 मतलब कितने शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर, मेरी बातें ध्यान से सुनना, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल है, एंड उस सबशेल का नाम है एस सबशेल, एस सबशेल। जब कभी भी एल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब समझ जाओ वो एस सबशेल है। और आइडिया क्लियर करते हैं, और कुछ चीजें बताता हूँ। एल वैल्यूज मैं एल लिख रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा सबशेल होगा वो लिख रहा हूँ। तो एल की वैल्यू 3 मैक्सिमम आ सकती है फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से, वैसे बहुत सारी आ सकती है बट हमारे लेवल के हिसाब से इतनी ही। अगर 0 आ जाए तो समझ जाओ कौन सा सबशेल होगा, एस। 1 आ जाए तो 1 करस्पॉन्ड टू पी सबशेल, पी सबशेल। 2 करस्पॉन्ड्स टू डी सबशेल। 3 करस्पॉन्ड्स टू एफ सबशेल। आप सबने सुना होगा कि हमें पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, दैट इज एस पी डी एफ। यहीं से आया वो, यहीं से आया है। ठीक है, धीरे धीरे और देखो कितना आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे पीरियोडिक टेबल बना है, इनको अच्छे से समझोगे तो। एंड आई होप कि आवाज भी अगर बराबर आ रही है तो 0 आया एस सबशेल, 1 करस्पॉन्ड्स टू पी सबशेल, 2 करस्पॉन्ड्स टू डी सबशेल, while 3 corresponds to F subshell. Since n is equals to 1 के लिए L की वैल्यू क्या आई थी, 0, and 0 corresponds to S subshell. इसका मतलब है कि पहले शेल के अंदर, मेरी बातें ध्यान से सुनो, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है और वो सबशेल कौन है, S। नेक्स्ट, n is equals to 2। अगर मैं n is equals to 2 लेता हूँ तो L की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 0 to n minus 1, n is 2, 2 minus 1 is 1। तो 0 to 2 कितने नंबर्स आ गए, 0, 1, 0, 1। 0 corresponds to S सबशेल, 1 corresponds to P सबशेल। इसका मतलब है कि अगर आप सेकंड शेल की बात करो तो सेकंड शेल के अंदर कितने, सेकंड शेल के अंदर कितने सबशेल है, दो। बहुत आसान है याद रखना। अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे शेल्स बढ़ेंगे। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 ले रहे हो एक ही सबशेल आएगा, n इज इक्वल टू 2 लोगे दो सबशेल आएंगे, n इज इक्वल टू 3 लोगे तीन सबशेल आएंगे, n इज इक्वल टू 4 लोगे चार सबशेल आएंगे। सिमिलरली आप ट्राई करके देख सकते हो
अगर मैं ओरली बोल रहा हूँ अभी, n इज इक्वल्स टू 3, तो 3 जब लिखोगे तो क्या आएगा, l की वैल्यू 0 to 3 minus 1, तो 0 to 3 minus 1 इज 0 to 2, तो 0 to 2 कितने नंबर्स होते हैं, 0 1 2, 0 corresponds to S subshell, 1 corresponds to P subshell, while 2 corresponds to D subshell. Therefore, N is equals to 3 or third shell contains 3 subshells. समझ में आया क्या बताया मैंने? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, थोड़ी बहुत आइडिया आई? अगर आपके आजू बाजू डिस्टर्बेंस है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज ध्यान से सुनो और डिस्टर्बेंस को फिलहाल साइड में रखना, आपका बेस क्रिएट करेगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको पूरा नॉलेज, आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया गया। वरना आप सोचो, आपको पता है कि मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स ही क्यों है और 7 पीरियड्स ही क्यों है, और पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है? इसको थोड़ा अलग तरीके से भी तो बना सकते थे। क्या कोई डिजाइन ऐसा है इसलिए ऐसा दिया? नहीं। आपको ये सब, अगर जब आपको ये क्वांटम नंबर्स की आइडिया आ जाएगी ना, आपको समझ में आ जाएगा कि पीरियड टेबल ऐसा क्यों है। दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 7 ही पीरियड क्यों है और 18 ग्रुप्स ही क्यों है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सब क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आई होप आपको इतना समझ में आया। यहाँ पर काफी लोग, सिर्फ कुछ ही लोगों का यस आया है, जब मैं काउंट करूँ तो 4 लोग, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि अभी भी? एंड्रॉय आपने तो बोला है, मैं सिर्फ 4 लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका यस आया है। ठीक है, आई होप आया हो, बिकॉज रिप्लाई इतनी ज्यादा आया नहीं हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में मुझे स्पेशली रिप्लाई चाहिए रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ओके अभी भी नेक्स्ट खत्म नहीं। और एक चीज, जैसे आपको मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में आइडिया देता था? एक तो शेल के बारे में, दूसरा साइज के बारे में, कि शेल की साइज क्या होगी वो भी पता चलता। सिमिलरली आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी 2 चीजों के बारे में बताएगा। पहला सबशेल कि किस कौन से शेल के अंदर कितने सबशेल है वो पता कर सकते हो। दूसरा दूसरा आपको साइज के बारे में, सॉरी शेप के बारे में बताएगा। शेप के बारे में बताने वाला आपको कि एक पर्टिकुलर सबशेल का जो शेप है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, अब वो मत सोचना कि शेप कैसे आया, वो एक अलग इक्वेशन से आता है। तो मैं तो आपको सिर्फ अभी शेप बता रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी शेप बता रहा हूँ। अब क्या शेप है वो ध्यान से सुनो। एस जो होता है, एस उसका शेप होता है स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल शेप। ये स्फेरिकल है, स्फीयर सर्कल ही स्फेरिकल। एस सबशेल का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। पी की अगर बात करूं मैं, पी की, तो पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल। डम्बल, ठीक है, अब मत बोलना कि ये डम्बल तो नहीं दिख रहा है, डम्बल ही बोलते हैं वर्ड इसको। ठीक है, एक क्रोमोसोम जैसा दिख रहा है, डम्बल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके 2 लोब्स होते हैं, ये और ये पी सबशेल है। नेक्स्ट डी, डी की बात करें तो डी का शेप होता है डबल डम्बल। डबल डम्बल, ये और ज्यादा बेटर क्रोमोसोम की तरह दिख रहा है, दिस इज डबल डम्बल। ये डी का शेप है। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डम्बल होता है, डी का शेप डबल डम्बल होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, तो आपको दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि अरे एटम तो सर्कल पढ़ा हमने, ये सब क्या, ये कहाँ से आया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अरे यार शेल जो है वो तो खुद रिंग है, शेल जो है हमने पढ़ा है वो रिंग है, रिंग के अंदर सबशेल है, और सबशेल के जो शेप है वो ऐसे कैसे हो सकता है?
तो मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा मत सोचना, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। क्वांटम मैकेनिक्स एकदम अलग है, इसमें मैथमेटिक्स को भी यूज किया गया है, फिजिक्स को भी यूज किया गया और फिर ये सब डेराइव किया गया है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको पूछे एफ का, तो एफ का तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बिकॉज बोला जाता है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसलिए सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं होता है। अगर आपको कोई पूछे फिर भी कि व्हाट इज द शेप ऑफ एफ सबशेल, आंसर आप दे सकते हो कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज, कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर वर्ड, इट इज डिफ्यूज शेप। तो आपको अगर पूछे एग्जाम में कि शेप के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, आंसर इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। आपके सामने है सारे शेप्स, एस स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल, एफ कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज शेप। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, इनको एज इट इज याद रखना है। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, इतना समझा क्या, पहले इसमें समझा क्या है, फैक्ट से याद रखना। क्लियर है ये फैक्ट्स? और एक और चीज, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, आप इसके अगले क्लास में ऐसे ही उठ के नहीं आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये टॉपिक मुझे कोई भी हाल में, आप पूरा चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, क्वांटम नंबर्स जितना मैं सिखाऊंगा हर क्लास में आपको, अगले उसके नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओगे ना, तो आपको प्रीवियस क्लास का सारा आना चाहिए। चाहिए तो रिकॉर्डिंग देखो, जो करना है करो, बट आना ही चाहिए मैं जो जो पूछूंगा वो, वरना फिर बुरा लगता है कि इतना पढ़ाया और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, प्लीज पढ़ के आना, ऐसे ही उठ के मत आ जाना। ठीक है।